चीनी राष्ट्रपति के 3 दिन की भारत यात्रा के 2 दिन करीब करीब बीत चुके हैं। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते दिखे, जबकि लद्दाख में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को आंखें दिखा रहे हैं। क्या भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से रिश्तों में बनी खाई को चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की ये यात्रा पाट पाएगी? अब यही सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा अब तक भारत चीन वार्ता का क्या रहा नतीजा? भारत और चीन ने इस बातचीत से क्या हासिल किया? सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। ये वार्ता उस मुल्क के साथ थी जो 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे की पीठ में छुरा घोंप चुका है। वो कड़वी यादें, वो जख्म भूलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साथ बैठे। ये ऐतिहासिक लम्हा था। दोनों मुल्कों के बीच 1962 की जंग के बाद से ही सामान्य रिश्ते कभी नहीं रहे। कमोबेश एक ही वक्त पर साम्राज्यवादी ताकतों की गुलामी से आजादी पाने वाले ये दोनों मुल्क आखिर अपनी सरहद का विवाद कैसे सुलझाएं? कैसे एक दूसरे पर भरोसा करें? विश्वास और सौहार्द के बीच कारोबार बढ़ाएं? मोदी ने चीन से दो टूक कह दिया कि अब वक्त आ गया है जब हम सरहद की एक पक्की लकीर खींचें। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC सिर्फ काल्पनिक रेखा न रहे, ताकि हर दूसरे दिन घुसपैठ न हो। मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए LAC की क्लैरिफिकेशन बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यह कई सालों से रुका हुआ है और इस कार्य को दोबारा शुरू करना चाहिए। Border has yet to be demarcated. Sometimes there might be certain incidents, but the two sides are fully capable of acting promptly to effectively manage the situation through various levels of border-related mechanisms. जैसे मोदी के कड़े शब्दों में चीन के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ से उपजी हैरत और नाराजगी का पुट था, वैसे भारत ने कई और मुद्दों पर चीन से अपना ऐतराज दर्ज करवाया। इसमें सीमा विवाद के अलावा अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को दिए जाने वाले चीन के नत्थी यानी स्टेपल वीजा का मुद्दा भी शामिल था। चीन चूंकि अरुणाचल के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जताता है, इसलिए उसके लोगों को नत्थी वीजा जारी करता है, जो खासा अपमानजनक है। इतना ही नहीं, मोदी ने चीन से भारत आने वाली नदियों के पानी को लेकर जारी विवाद पर भी जिनपिंग से बात की। इशारा भारत में हर साल बाढ़ से तबाही मचाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की ओर था। मैंने चीन की वीजा पॉलिसी और ट्रांस बॉर्डर रिवर्स पर हमारी चिंताएं प्रकट की, क्योंकि मेरा मानना है कि इस तरह के विषयों का समाधान होने पर आपसी विश्वास और संबंध एक नए स्तर पर पहुंच पाएंगे। मोदी और जिनपिंग का जोर भारत और चीन के बीच सालों से मौजूद विवादित मुद्दों को सुलझाने पर था। चीन ने एक अरसे पुरानी भारत की एक बड़ी मांग भी मान ली। उसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नए रास्ते की सौगात दी। नाथुला पास से होते हुए ये नया रास्ता भारतीय तीर्थ यात्रियों को काफी राहत देगा। ये रास्ता छोटा है, सुरक्षित है और बुजुर्ग यात्री भी कार के जरिए इस रास्ते पर जा सकेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला से एक नया रास्ता खोलने की अनुमति दी है। यह नया रास्ता उत्तराखंड के रास्ते के अतिरिक्त होगा। नाथुला के रास्ते से कई सुविधाएं हैं। इतना ही नहीं, जापान की तरह चीन ने भी अपनी बुलेट ट्रेन भारत की ओर दौड़ा दी है। बुलेट ट्रेन नाम जापान से जुड़ा है, लिहाजा चीन इसे हाई स्पीड रेल का नाम देता है। चीन की मदद से भारत में चेन्नई से मैसूर वाया बेंगलुरु ये हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। चीन ने भारत में निवेश के लिए अपना खजाना भी खोल दिया है। चीन भारत में अगले 5 सालों में $20 अरब का निवेश करेगा। दोनों देशों के बीच कम कारोबार पर मोदी ने चिंता जताई। उम्मीद जताई कि कारोबार का असंतुलन दूर किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही एशियाई महाशक्तियां हैं। एक दूसरे के साथ कारोबार बढ़ाने से वैश्विक मंच पर दोनों का कद और दावेदारी मजबूत होगी। चीन महाराष्ट्र और गुजरात में 2 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने पर भी सहमत हुआ है। इसके अलावा चीन, भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच ट्रेड कॉरिडोर बनाने की बात भी की गई। चीन के साथ नागरिक इस्तेमाल की खातिर परमाणु समझौते की कोशिश भी होगी। हालांकि भारत चीन के बीच कई मुद्दों पर पहले भी सार्थक बातचीत होती रही है।
सो देखना ये होगा कि इस बार सरहद विवाद को सुलझाने के लिए भारत का दबाव किस हद तक रंग लाता है। सिर्फ बातों और इरादों से आगे बढ़कर क्या वाकई LAC को खींचा जा सकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शानदार मेजबानी, जबरदस्त मेहमान नवाजी और साफ गोई से बात करने वाले शख्स के रूप में दुनिया भर में अपनी पहचान पुख्ता करते जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान जो कुछ भी दिखा, उससे ये सभी बातें एक बार फिर से और साफ हो गई हैं। चीन और भारत के शीर्ष नेतृत्व की इस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर है। ऐसे में भारत ने चीन से गहरी मित्रता के लिए आपसी तनाव घटाने की जरूरत साफ शब्दों में बता दी है। भारत चीन रिश्तों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तमाम खास मेहमान। परिचय करा देती हूँ। सबसे पहले सेना के पूर्व ब्रिगेडियर वी महालिंगम जी मौजूद हैं, साथ ही हैं कर्नल अनिल कौल। इसके साथ ही अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता जय नारायण व्यास। भोपाल से हमारे साथ कांग्रेस नेता मुकेश नाग जुड़ रहे हैं और इनके अलावा टैगोर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मधुलिका सेन भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ेंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बॉर्डर को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा चिंता यहीं पर थी। अगर हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करें, बात करें, शुरुआत यहीं से होती है कि ठीक है, सारी चीजें जरूरी है, निवेश होगा, सब कुछ होगा, लेकिन क्या वो तनाव जो बॉर्डर पर है क्या वो दूर होगा? हालांकि उसको अलग तरीके से दूर करने की कोशिश की गई। मैं महालिंगम जी सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। जिस तरीके से मोदी ने अपना कंसर्न दिखाया है और जिनपिंग की तरफ से ये बात सामने आई है कि बिल्कुल ये एक कंसर्न का विषय है और कहीं इसकी वजह से हम दूसरे क्षेत्रों में समझौतों में पीछे न रह जाएं, इसलिए ये उतना ही जरूरी है। क्या वाकई उतनी सीरियसली शिद्दत से बात की जाएगी आगे इस पर? देखिए, सबसे पहले जहां तक बॉर्डर की विषय है, एक खास इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जहां तक जिनपिंग का विजिट है, ये चाइना का प्रेसिडेंट है, ये बिल्कुल ये खास इंपॉर्टेंट विजिट के ऊपर इंडिया के अंदर आए हैं। इसमें उस समय पर जो बॉर्डर के अंदर अभी जो हो रहा है, उस पे मेरा मतलब से सिर्फ एक ही विषय है, या तो जो जिनपिंग जो है इनको नॉलेज के ऊपर ये हो रहा है, या इनको जो पाकिस्तान जो चाइनीज का जो आर्मी है, PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, इनके ऊपर कोई कब्जा या कोई कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। इस हालत में यह लगता है कि अगर इनको मालूम है और मालूम होने के बावजूद ये हुआ है, तो इसका मतलब दी चाइनीज प्रेसिडेंट जो है सिंसियर नहीं है। ये अगर आप इतना आप दिमाग में रख के अगर आगे चलेंगे, तो ये जो भी हिंदुस्तान का जो बात है, इसमें दो चीज अगेन हम लोग याद रखना है। जो बॉर्डर के ऊपर हो रहा है, इसका असर जो है, जो स्टेक होल्डर्स है, दो है। एक जो लोग उधर रहते हैं, दूसरा है जो हिंदुस्तान की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस जहां पर वो है। अगर मोदी इस बात को पूरी तरीके से जैसा उन्होंने अभी रखा है, अगर वो पूरी तरीके से वो रख के अपना कंसर्न पूरा नहीं बताते, तो ये दोनों जो स्टेक होल्डर्स है, इसके लिए जो बिल्कुल धोखा होगा। इसलिए जो नरेंद्र मोदी ने किया, बिल्कुल सही किया और अच्छा किया। और मेरे ख्याल में चाइनीज प्रेसिडेंट जो है, इस बात के ऊपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। कर्नल कौल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितना आसान और कितना मुश्किल, क्योंकि ये एक ऐसा विवाद है जो कि सदियों से चलता आ रहा है। भले ही उस बॉर्डर पर गोलियां ना चलती हो, जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होता है, भले ही वहां पर ये ना हो, लेकिन तनाव उतना ही गहरा है। झंडे लेकर प्रोटेस्ट अक्सर किए जाते हैं वहां पर। देखिए नवजोत, इतिहास गवाह है, और कई साल पहले, आज से करीब 60 साल पहले या 55 साल पहले, पंचशील कहा गया था। और आज, कल और परसों एक नया शब्द इजाज हुआ है और उसको मैंने नाम दिया है इंचशील। तो पंचशील से लेके इंचशील तक बीच का जो 55 साल का रास्ता है, उसमें धोखा ही धोखा रहा है। और जो ब्रिगेडियर साहब ने अभी बताया कि PLA के इजाजत के बिना वहां लद्दाख में या अरुणाचल में और कोई अथॉरिटी वहां काम नहीं करती। वहां कोई हमारी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कोई पुलिस वुलिस नहीं है, वो PLA के अंडर है वो पूरा एरिया। तो अगर PLA
ये काम कर रही है और प्रेसिडेंट साहब को इसका इल्म नहीं है, तो ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। और अगर वो यही करवा रहे हैं कि एक तरफ से आपको 100 बिलियन, 20 मिलियन डॉलर और वगैरह वगैरह का एजाज कराने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि साहब, क्योंकि देखिए इसमें इकोनॉमिक्स आ जाती है। आज की तारीख में चाइना के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपना जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, और बिल्कुल नेबरहुड में इंडिया आता है, तो यहीं से शुरू क्यों नहीं किया जाए। और इसके लिए वो पैसे खर्च करने को तैयार हैं। और आप देखिए कि टाइमिंग इनकी विजिट का, कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जापान से होके आए, उन्होंने 35 बिलियन बोला तो इन्होंने 100 बिलियन बोल दिया। तो इन सबको और आपको एक्सेप्ट करने के लिए वहां पे थोड़ा बहुत ये प्रेशर डाल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये इतनी आसान मैं चाहता हूं कि ये सुलझा जाया जाए, ये मुद्दा आगे ना जाया जाए, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये बहुत लंबा रास्ता है और बहुत कठिन रास्ता है, इतनी आसानी से ये सुलझाया नहीं जाएगा। कांटों भरा रास्ता हम कह के और एक चले। और लिंक है लवजोत, एक लिंक जो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा, ये लिंक कहीं पीएलए की और आईएसआई की लिंक का वजह तो नहीं है। मतलब इस पक्ष को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। कश्मीर में इस वक्त हालात है और पीछे कुछ दिनों से उनकी क्रिटिसिज्म हुई है, तो प्रेशर उठाने के लिए वहां से शायद किया जा रहा हो, ये मेरा इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जय नारायण व्यास जी, चलिए बातचीत तो हुई है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात यहाँ पर होती है, लेकिन किस तरीके से इसको बिल्डअप किया जाएगा आगे। शुरुआत तो हम कह सकते हैं चलिए अच्छी रही है, और दोनों राष्ट्राध्यक्ष ये बात भी कह रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत ही अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक दो बड़ी ताकतें हैं एशिया की। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि मेरे पहले जो दोनों हमारे विद्वान मित्रों ने बात कही है, काफी दमखम है उसमें, मगर ये मैं नहीं मानता कि प्राइम मिनिस्टर के भी ध्यान के बाहर है। उन्होंने जो ट्वीट किया था वो ये किया था कि वॉकिंग फर्स्ट इंच इन ए माइल, उसका मतलब क्या होता है। हम भी ऐसे कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के आगे नहीं बढ़ रहे, हमें भी मालूम है, मगर जब पैराडाइम शिफ्ट होता है तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में भी कई राष्ट्रों के बीच में इससे भी ज्यादा परिस्थिति विकट थी, और आज वो कोऑपरेशन के रास्ते पे चल के आज प्रॉस्पेरिटी की ओर आगे बढ़े हैं। तो एक हमें ये जब इतिहास बदलना है, अगर इफ हम फ्यूचर की ओर देखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इतिहास को भी बदलना होगा या भूलना होगा। नहीं, बहुत सही आपकी बात आपने कही जय नारायण व्यास जी। मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ यहाँ पर, आपने सही बात कही, बिल्कुल ठीक है। हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि एक शुरुआत है, क्योंकि अरसे बाद इस तरह की बातचीत हुई है। पिछले 6 दशकों की अगर हम बात करें तो पहली बार इस तरह का वेलकम हुआ है और इस तरह से बातचीत आगे बढ़ी। और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात मैं कर रही थी, वो इसलिए कर रही थी कि क्या उस बॉर्डर के तनाव को कम करना इतना आसान होगा? देखिए, आसान तो इतने सालों से जब परिस्थिति आपके दोनों के बीच में एक तरह से शीत युद्ध के तरह की और बिना विश्वास की रही है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं सोच सकता कि ओवरनाइट सब बदल जाएगा, मगर कहीं से तो शुरुआत करनी होगी आपको। आप ये भी समझ लीजिए, इसके साथ ये एक सेट ऑफ कंडीशन की बात जो हम कर रहे हैं, उसके साथ दूसरे सेट ऑफ कंडीशन को भी आप सोच लीजिए। आज भारत, जापान और चाइना, ये तीन को आप साथ में ले लीजिए। आज दुनिया की 4 अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें पहले नंबर पे प्राइस परचेज पैरिटी पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वो विश्व जीडीपी का करीब 17% उसको पैदा करता है। उसके बाद 14.5% से चाइना है। तीसरे नंबर पे प्राइस पैरिटी के बेसिस पे इंडिया है 6.5% के साथ, और चौथे नंबर पे जापान है। यानी आप भारत, चीन और जापान तीनों को लो एशिया में, तो दुनिया की 1/3 से ज्यादा बस्ती और 1/4 से ज्यादा जीडीपी पे काबू रखने वाली ये 3 राष्ट्र की आज एशिया में एक परिस्थिति बनी है। अब इसको कोऑपरेशन के रास्ते आप आगे ले जाओ या कॉन्फ्लिक्ट के रास्ते दोनों बर्बादी की ओर बढ़ो, वो आपके ऊपर है। देयर इज नथिंग रॉन्ग। चलिए पॉजिटिव शुरुआत के तौर पर इसको देखें। ठीक है जय नारायण जी, मैं आऊंगी आपके पास। मुकेश नायक जी, 100 दिन के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी को अगर हम देखें,
चाहे वो जापान हो, चाइना के साथ मिलना, ब्रिक्स में तमाम दूसरे नेताओं के साथ मिलना, यानी दुनिया के बड़ी ताकतों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जब मुलाकात होती है, किस तरीके से आप इस फॉरेन पॉलिसी को आंकेंगे? देखिए, जो अभी चाइना और भारत के संबंधों को लेकर जो दोनों देशों के बयान आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। 17 बार LAC के निर्धारण के लिए, यानी भारत और चाइना की बॉर्डर की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए 17 राउंड की मीटिंग पहले हो चुकी है, कोई नतीजा नहीं आया। हर बार चाइना से कहा गया कि वो अपने नक्शे प्रोवाइड करे, नक्शे दे, लेकिन कभी चाइना ने अपने नहीं दिए। भारत ने अपने नक्शे दे दिए, लेकिन चाइना ने सीमाओं को लेकर नहीं दिए। दूसरी बात, व्यापारिक संबंधों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कला के क्षेत्र में जो दोनों देशों के इतिहास उस बढ़ाने की बात है। ये मैं आपको रोकना चाहूंगी मुकेश जी, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। मेरे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं मधुलिका सेन के पास चलती हूँ। प्रिंसिपल हैं टैगोर इंटरनेशनल स्कूल की। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मधुलिका जी आपके लिए भी आज रहा होगा, क्योंकि चाइना की फर्स्ट लेडी आज वहां पर आई। कितने उत्साहित बच्चे थे और आप लोग थे आज वहां पर? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया रहा था एक्सपीरियंस। इनफैक्ट जब फर्स्ट लेडी आई, हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो हम्बल होंगी, डाउन टू अर्थ होंगी, बच्चों से मिले जुलेंगी, हक करेंगी उन्हें। बच्चों के जब बच्चे गाना गा रहे थे, उनके साथ वो गाने की कोशिश भी कर रही थी। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस है वन ऑफ एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स एक दूसरे से मिले, चाइनीज स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, एक दूसरे से मिलके जो एक दूसरे के बारे में जान सके, इंसान के तौर पे एक दूसरे से मिले, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, एक और दूसरा पॉलिटिकल नहीं, एक और दूसरे फील्ड से एक दूसरे को जाने, पहचाने, समझे। हमारे बच्चे उनके बच्चों के घरों में जाके रहे हैं, वो बच्चे हमारे घरों में रहे हैं, और सबका एक ही कहना है कि सेम ही तरह के हैं। तो कल्चर्स हमारा सेम है, इंसान सेम है। वो भी टीचर रही हैं म्यूजिक की, जो मदाम पंग लियोन आई थी आज। हमारे बच्चे भी स्कूल में थे, टीचर्स के साथ थे। तो एक मैं ये कह सकती हूँ, जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो हो वो एक है अलग, जो एजुकेशनल सिनेरियो है वो अलग है। उसमें जो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हो सकता है, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे के आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, एजुकेशन के बारे में। आई थिंक एक ये भी तरीका अप्लाई करा जा सकता है ये चीज कि हम दोनों देशों में किसी न किसी तरह की मतभेद हटा के एक दूसरे के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज जागरूक करें कि देखिए, हाँ, हम लोग एक ही हैं और या एक हो सकते हैं, और अब दोनों देश मिल जाएं तो वाकई पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही सुपर पावर बन सकते हैं। बिल्कुल। 12 जो समझौते हुए हैं उसमें शायद एक ये भी है कि स्वास्थ्य और संस्कृति के क्षेत्र में किस तरीके से दोनों मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। मुकेश जी, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी, आप बताइए, आप लिंक कट गया था जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि चाइना और भारत के संबंधों को लेके दो देशों के नेताओं पे जो बातचीत हुई है, पहली दफे नहीं हो रहा। मैं आपसे बता दूं कि 17 बार LOC को लेकर 17 राउंड की पहले बातचीत हुई है, और LAC का जो सीमा निर्धारण है, जो उसका जो भौगोलिक आइडेंटिफिकेशन है, वो आज तक नहीं हो पाया। दोनों देशों के इसी तरह के बयान लगातार आते रहे जैसे आज आए हैं, लेकिन कभी LOC आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। और अब 2003 में भारत और चाइना के बीच में नक्शों के आदान प्रदान पर बात हुई। भारत ने अपने नक्शे दे दिए, लेकिन चाइना ने अपनी भौगोलिक सीमाओं को लेकर कभी नक्शे प्रोवाइड नहीं किए। दूसरी चीज, पानी के बंटवारे को लेकर, जो नदियों के पानी का बंटवारा है, बांध है, पावर जनरेशन है, इसको लेकर कभी भी बयान बार बार आए, लेकिन कभी भी कोई परिणाम नहीं आए। तीसरी चीज, ट्रेड को लेकर, सांस्कृतिक रिश्तों को लेकर, और कला और संस्कृति के क्षेत्र में हमारे दोस्ताना संबंधों को लेकर इसी तरह की बात हमेशा होती आई है। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील के सिद्धांत रखे, लेकिन अभी मुकेश जी, ऐसा नहीं लगता कि अब स्थितियां थोड़ी बदली हैं? मैंडेट है नरेंद्र मोदी के पास, किसी कोलिशन गवर्नमेंट का कोई प्रेशर वहां पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काफी हद तक काम करता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। देखिए, ये निरंतर प्रक्रिया है, और जो प्रयास हुआ है वो अच्छा प्रयास है, ये आगे भी होना चाहिए। लेकिन मैं चीन की विश्वसनीयता को लेकर बात कर रहा हूं।
पिछले दिनों जब चीनी घुसपैठ सीमाओं पर होती थी तो बीजेपी के यही नेता अस्मिता की, स्वाभिमान की और संघर्ष की बात करते थे और कहते थे हजारों एकड़ जमीन जो चीन के पास है हमें वापस लेना चाहिए। लेकिन आज उठा तो दिया मुद्दा, प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा तो उठाया, अपना कंसर्न उन्होंने वहां पर जाहिर किया है। ये मुद्दा पहली बार नहीं उठा है, इसी भाषा में, इसी शब्दों के साथ, इसी दृढ़ता के साथ लगभग भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों ने इस मुद्दे को उठाया है। और चीन के प्रधानमंत्री का जो राष्ट्रपति का जो भाषण है, अक्षरशः पहले चीन के राष्ट्रपति इसी तरह का भाषण देते रहे हैं। लेकिन ट्रेड को लेकर, व्यापारिक रिश्तों को लेकर एक उम्मीद जागी है, लेकिन सीमाओं पर जो एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का वातावरण है ये लगातार बना हुआ है। एक जवाब दे दीजिए, मुकेश जी, एक जवाब दे दीजिए। चलिए ठीक है, आपने जो बातें कही हम वो मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से जो 12 समझौते हुए उनको लेकर एक जो उम्मीद हमारी जग रही है, क्योंकि यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है और सोच में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। यहाँ पर ये कहा गया कि ठीक है बॉर्डर इशू इंपॉर्टेंट है, हम उस पर भी ध्यान देंगे और वहां पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बनाने की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम उसमें उलझ कर रह जाए और हमारा बाकी जो क्षेत्र है वो इग्नोर हो जाए। वहां पर अगर तरक्की हो रही है, समझौते हो रहे हैं, तो उसकी आड़ में कहीं ना कहीं अगर दोनों देश करीब आते हैं तो शायद उसका फायदा और मदद हमें बॉर्डर पर मिलेगी। आप अग्री करेंगे इस बात से? देखिए, जैसा कि मोदी जी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री भी कहते आए हैं कि सीमा पर शांति, स्थिरता हमारे संबंधों की बुनियाद है, उसका आधार है। ये मुख्य चीज है दोनों देशों के रिश्तों में परस्पर विश्वास, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के। आप इस बात से एग्री करेंगे, हाँ या ना? बस बता दीजिए, समय कम है, मेरे को ब्रेक लेना है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। जी, आप एग्री करते हैं इस बात से? चाइना पर मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि मुझे चाइना पर विश्वास नहीं है। ठीक है, चलिए कर्नल कौल, छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि ब्रेक लेना हमें। मैं यही इनकी जो इन्होंने अभी बोला है मुकुल जी ने, मैं इनकी बात पे उसी बात पे टिप्पणी देना चाहता हूं कि इस वक्त चाइना क्यों आपसे बात करना चाहता है। 3 फैसले हुए हैं पिछले 100 दिन में। सबसे पहले तो जो स्ट्राइक कोर की बात हुई, जो स्ट्राइक कोर रेज हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में। नंबर 2, जो सड़कों का इजाज होने लगा है बॉर्डर के पूरे इलाके में, इससे उनको भी इंडिकेशन है कि अगर वो कुछ उल्टा सीधा सोचेंगे तो उनको मुंह की मिलेगी। ठीक है, सो मे बी दैट इज द रीजन। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जिसका जिक्र मैंने किया था आपसे कुछ ही देर पहले मुकेश नायक जी से, कि ठीक है बॉर्डर, ये तो हम शुरू से ही कह रहे हैं कि बॉर्डर विवाद जब तक खत्म नहीं होगा उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम बाकी क्षेत्रों में, इकोनॉमी के क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं तो उसको भी जाहिर सी बात इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इकोनॉमी के क्षेत्र में अच्छी प्रगति होती है, दोनों देश काफी नजदीक आते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उनके होते हैं, एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं, तो क्या बॉर्डर इशू में थोड़ी नरमी देखने को मिलेगी? क्या ये रास्ता, ये फॉर्मूला ठीक रहेगा या नहीं? देखिए, जहां तक चाइना है, चाइना का इरादा बिल्कुल साफ है और क्लियर है। जो दौलत बेग ओल्डी का इंसिडेंट हुआ था, उस समय क्या हुआ कि हिंदुस्तान ने बताता रहा कि हमारा परसेप्शन और चाइना का परसेप्शन डिफरेंट है। लेकिन चाइना का स्पोक्स पर्सन जब इसके बारे में बात किया, उन्होंने साफ तरीके से ये कहा है कि हम लोग अपना टेरिटरी के अंदर आए हैं, हम हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर नहीं आए। इसमें देखने के बाद अगर आप थोड़ा सा जो ज्योग्राफी है इसका आप थोड़ा सा ख्याल करेंगे, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी का गिलजिट बाल्टिस्तान, उसके बाद आपका आता है शख्सगाम वैली जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है, और ये गिलजिट बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान के कंट्रोल में, ये भी चाइना के कंट्रोल में है। और उसके ईस्ट में आता है लद्दाख एरिया, ये एरिया जहां पर अभी प्रॉब्लम हो रहा है, डमचौक वगैरह वगैरह उसी इलाका है। उसके साउथ ईस्ट में आपका अक्षय चिन जो कि ऑलरेडी चीन के पास है। जो चीन का इरादा है कि जो अक्षय चिन और शख्सगाम वैली का बीच वाला इलाका को लिंक करके अपना सिक्योरिटी का मजबूत करने के लिए, इसके वजह, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि चाइना का वेस्टर्न हाईवे G219 कहा जाता है, यह इस इलाका से घुस के जाता है। और उसके अलावा चाइना ने जो गैस और ऑयल पाइपलाइन ग्वादर से लेकर ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना तक बनाने का इरादा और साथ वो ये काम हो रहा है। इसलिए मेरे ख्याल में
इस बात को सुलझाना बहुत ही मुश्किल है। अगर सुलझाना हो तो ये ऑर्डिनरी पर्सन है, जी जो है चाइना का प्रेसिडेंट है, मिलिट्री कमीशन का चेयरमैन है, इनका सिर्फ एक लफ्ज होना है, एक कल शाम तक ये कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में ये चाइना का इरादा है, चाइना का सिक्योरिटी का बात है, इसलिए मेरे ख्याल में ये सुलझाना बहुत क्या इंडिया के कंसर्न को सीरियसली लेगा? क्योंकि बातों में बहुत सारी बातें निकली हैं कि हम लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल होगा देखने वाली बात होगी। कर्नल कौल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, उन्होंने एक लाइन बोली कि शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाने की बात उन्होंने कही। शांतिपूर्ण क्षेत्र जिसका जिक्र कर रहे थे वो दक्षिण एशिया में, खासतौर पर पूरे एशिया में, चाहे वो जापान के साथ सहयोग हो या फिर चाइना के साथ सहयोग हो। क्या लगता है जिस तरीके से जापान का दौरा रहा, उसके बाद चाइना यहाँ पर आकर निवेश कर रहा है, अगर तीनों के बीच में अच्छा सहयोग होता है तो ये जो शांतिपूर्ण क्षेत्र है ये दक्षिण एशिया की तरफ होगा इशारा? दक्षिण एशिया का जो एरिया है वो उसमें अभी फिलहाल कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन नहीं है, इस वक्त नहीं है। हालांकि पिछले सदी में अगर आप देखें तो वियतनाम में प्रॉब्लम रहा है, ताइवान में प्रॉब्लम रहा है और हमारे यहाँ प्रॉब्लम रहा है। आज की तारीख में ऐसा कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो चाइना का मेन मुद्दा है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बोला है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी को भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं, चाहे वो ताइवान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई हो। अगर ग्वादर से लेके और ईस्टर्न चाइना तक उनकी पाइपलाइन आ रही है या रोड बन रही है या जो भी कर रहे हैं, तो वो आपसे आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसकी कीमत चुकाएंगे। तो वो कीमत है आपका ये ट्रेड में जो पैसा डाल रहे हैं। ठीक है, मे बी इट इज अ ट्रेड ऑफ। ठीक है, चलिए मुकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से एक नई शुरुआत हुई है 6 दशकों बाद, हम लगातार इस पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक नई शुरुआत की ही हम बात करेंगे, क्योंकि पहले हमने इस तरह का कभी नहीं देखा। तमाम राष्ट्राध्यक्ष आते थे, दिल्ली से वापस चले जाते, ज्यादा से ज्यादा कोई मुंबई चला गया। अहमदाबाद कल मीडिया में छाया रहा है, दुनिया भर के मीडिया में छाया रहा है, और कल इस शहर को पूरी दुनिया ने देखा और जिस तरीके से स्वागत किया गया वो भी सबने देखा। क्या लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव शुरुआत है? यानी आने वाले समय में अगर कोई और देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ पर विजिट करता है तो बाकी क्षेत्रों में भी, भारत के बाकी हिस्सों में, उन छोटे शहरों में भी संभावनाएं बनती हैं? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि आज तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, इवेंट मैनेजमेंट में और चीजों को दिखाने में मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। 6 लाख करोड़ के ट्रेड पर समझौते इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना। मुझे एक चीज आप बता दीजिए, इतने गरीब देश में कोई भी पूंजी निवेश भारत में होता है तो आयात और निर्यात का जो बैलेंस है वो देखना बहुत जरूरी है। आज भारत और चाइना के जो आर्थिक संबंध हैं उसमें निर्यात और आयात में इतना इम्बैलेंस है कि सारा का सारा फायदा चाइना को होता है। भविष्य में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है या बुलेट ट्रेन को लेकर जो निवेश चाइना द्वारा किया जा रहा है, मुझे एक बात बताइए कि जो एक बुलेट ट्रेन चाइना चला रहा है और उसमें जो भारी भरकम निवेश हो रहा है, उसका भारत का कितना आम आदमी का फायदा उठाएगा? जिस देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा और रोजगार संबंधी इतनी समस्याएं हो, महंगाई बढ़ रही हो, अगर पूंजी निवेश की दिशा वहां हो तो इस देश को फायदा हो सकता है। ठीक है। जयनारायण व्यास जी, आप जवाब दीजिए मुकेश जी के इस सवाल का। देखिए, मैं मुकेश जी की मजबूरी समझ सकता हूं। मुकेश जी खुद भी समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के तर्क से ही वो जवाब दे दिया है। देखिए, परिस्थिति ये है, जो गत सरकार ने किया, सोने की आयात पे प्रतिबंध करके हमने हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट को बैलेंस किया है। आज हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट उस समय थी, उसकी आधी करंट अकाउंट डेफिसिट तो चाइना के साथ की ट्रेड डेफिसिट में है। आप अगर करेक्ट नहीं करोगे तो कभी भी आप करंट अकाउंट डेफिसिट को आप संभाल नहीं पाओगे। तो आपको ये हित में है ये कि आप ये दिशाएं बदले और दिशाएं बदले में जो आयात और निर्यात में इम्बैलेंस है उसके बारे में बताइए। मुझे आज तक कमनसीबी आपसे इकोनॉमिक्स सीखना पड़े इतनी तो नहीं रही। मैं भी IIM से जुड़ा हुआ हूं। देखिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला बीच में, क्या ट्रेड डेफिसिट है और कितनी है बिलियंस में, मैं आपको अभी बता सकता हूं। आपकी आधी ट्रेड डेफिसिट जो है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है आज।
आप किस चीज की बात करें, हमें वो करेक्ट करनी होगी, अदरवाइज आपकी जो आपने तो सोना का निर्यात बंद कर, आयात बंद कर दिया, स्मगलिंग चालू करवा दिया आपने, तो ये ऐसी चीजें नहीं होती। और देखिए ये आपकी तरह चलते रहते तो कभी जर्मनी एक नहीं होते। यूरोप में जर्मनी के लिए इससे भी ज्यादा धिक्कार था, जर्मनी की बर्लिन वॉल कभी टूटी नहीं होती। दुनिया में फैसले बदलते हैं, इतिहास बदलता है, मगर वो दिशा में जाने के लिए हम कोई सपने नहीं देखते हैं। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि वी आर वॉकिंग फर्स्ट इंच आउट ऑफ द माइल, बट दैट फर्स्ट इंच इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको एवरेस्ट भी चढ़ना है तो एक पहले कदम उठाना चाहिए। आज इस देश इस दिशा में पहला कदम उठा रहा है। पहली बार चाइना इतना निवेश यहां कर रहा है तो उसके भी हित में होगा कि इस देश में जो निवेश कर रहा है उस निवेश की सलामती रहे। तो इसमें तकलीफ क्या है हमें? और अगर चाइना हमारे साथ नहीं बरतेगा तो वो तो आज भी परिस्थिति है, हम निपट लेंगे उससे, जो भी परिस्थिति खड़ी होगी। भारत भी कोई हमारी जो सैन्य है, हमारे जवान है, वो कोई कम नहीं है किसी देश की आर्मी से। ब्रिगेडियर साहब ने जो बात कही उससे पूर्णतः मैं सहमत हूं। तो देखिए इस बात को बारी बारी से दिमाग में रखे, और आपने 17 बार ये हुआ, इस नई सफलता हुआ, तो क्या 18वीं बार सफलता नहीं हो सकती? जी मुकेश जी, नो प्रोबेबिलिटी तो ये कहता है कि नंबर ऑफ टाइम्स यू फेल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीजेस। ठीक है जय नारायण जी। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है जय नारायण जी। जी मुकेश जी। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1954 में भारत और चाइना के बीच में जिन पंचशील के सिद्धांतों का निर्धारण हुआ था तिब्बत की समस्या को लेकर, लगभग मोदी जी का भाषण उन पंचशील के सिद्धांतों का ट्रांसलेशन है। उस वक्त भी नेहरू जी ने चीनी हिंदी भाई भाई कहा था, आज ये गुजराती में कह रहा है चीनी भाई आबो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो चाइना पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के विस्तार को पूरी शक्ति और क्षमताएं दे रहा है, पूरा मजबूत कर रहा है उनकी सैन्य क्षमता को, हमारे साथ ट्रेडिंग की बात कर रहा है। देखिए मध्य पूर्व और एशिया में अगर संतुलन बनाना है तो चाइना, भारत, पाकिस्तान जैसे सभी देशों को ईमानदारी से सोचना होगा, ट्रेड के ऊपर, सैन्य संतुलन के ऊपर, पूंजी निवेश के ऊपर, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को लेकर। ठीक है मुकेश जी, जाके मध्य पूर्व और एशिया में शांति। जय नारायण जी मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन 10 सेकंड में। जी एक छोटी, मुझे मुकेश जी को एक ही सेंटेंस में कहना है। मुकेश जी परिस्थितियां काफी पलटी है। नेहरू जी नॉन अलाइन ब्लॉक के विश्व नेता बनने के ख्वाब लेके जीते थे, मोदी जी ठोस जमीन पे जीते हैं, इतना फर्क है दोनों में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी यहाँ पर आए। तो प्रधानमंत्री ने अपने कंसर्न्स जाहिर कर दिए हैं, लेकिन देखना ही होगा कि चाइना इन कंसर्न्स को कितना सीरियसली लेता है। सभी आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए।